और अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक की। काउंसिल की बैठक के आखिरी दिन राज्यों ने जीएसटी मुआवजे के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो सका। अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंसिल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। Inflation is not only your, mine, or any particular state's concern. All ministers who were there are aware of it. They're all looking at the system, keeping that in mind. So decisions taken by the council are not as though are being taken in isolation. So I want the friends in the media to please realize it's a good question to ask, but elected representatives who are part of the GST Council are fully conscious of it when they take their decision on it. The revenue neutral rate, even by the RBI study, has been reached to the disadvantage of the system. Where it was 15.5, which was agreed to be the revenue neutral, it had already come down to 11.8 or 6 or something. That requires a correction, because if you're directly linking with buoyancy and then saying this doesn't have to be corrected, the kind of refunds which are going because of inversion, which is getting corrected now, there will be a similar concern about revenue neutrality, as a result of which, again, you're sitting over potential tax yielding points which have been left there. That's not efficiency of system. So rate rationalization, if it results in an increase, is also making up for, as in when it happens, not today, is also making up for the kind of inefficiencies which have appeared now, or the collateral of which is being borne by some other activities in that value chain. So those are sitting quiet waiting for us to do the correction, because the collateral of having come down from the neutral rate has hit some sectors. And at a time when we are looking at wanting people to come and invest in every element of the value chain, some are not drawing investments. जीएसटी बैठक पर लिए गए फैसलों पर आपने अभी वित्त मंत्री को सुना। अब हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने दोनों दिन काउंसिल की बैठक पर करीबी से नजर रखी। प्रकाश, बताएं कि राज्यों का फोकस मुआवजा बढ़ाने के लिए था, मुआवजे की समय सीमा बढ़ाने के लिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्या कहेंगे? देखिए, वित्त मंत्री ने कहा बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि 16 राज्यों ने जीएसटी कंपनसेशन की जो मियाद है, जो पीरियड है, वो बढ़ाने की मांग की, लेकिन कुछ राज्यों ने, करीब 3 राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब दूसरे विकल्प भी तलाशने चाहिए राज्यों को, ताकि उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो। अब इस पर हालांकि कोई फैसला नहीं हुआ। केंद्र सरकार अब आगे क्या कदम लेने वाली है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि हर मसलों को ध्यान में रखा जा रहा है। कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति सच में ख़राब है, लिहाजा आने वाले दिनों में इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज कोई इस पर फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा एक और अहम मसला था जीओएम की जो रिपोर्ट थी ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर, उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि खासकर अगर आप कैसीनो की बात करें और ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, उसमें ये मसला उठा कि आखिर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। जो इनिशियल बुकिंग वैल्यू है उस पर होगा, या ओवरऑल जो चार्ज है अगर कैसीनो की बात करें उस पर होगा। इस मसले गोवा की तरफ से उठाया गया, और गोवा ने कहा कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर की सिफारिश की है जीओएम ने, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लिहाजा ये फैसला हुआ कि अब इन तीनों ही सर्विसेज पे जीओएम को फिर से ये कहा गया है कि वो इस पर बैठक करे और अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपे, और अगली जो जीओएम ग्रुप जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जो कि मदुरई में होगी अगस्त के पहले हफ्ते में, इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। ये तो हुई वो बातें जो कि आज की बैठक में हुई हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले जिसकी रिपोर्टिंग हम कल से कर रहे हैं, हूबहू उस पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगाई है और हमारी खबर पे मुहर लगी है। सबसे पहला ये कि जो जीओएम की रिपोर्ट थी रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर,
उसमें जो एग्जेम्पशन कैटेगरी थे जिससे कई प्रोडक्ट्स को बाहर किया जा रहा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है, उसको जीओएम ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से अनब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, पैकेज जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको उस पर एग्जेम्पशन अब ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप पैकेज दही की बात कर लीजिए, लस्सी, मिल्क, ये इस पर 5% अब जीएसटी देना होगा। उसी तरीके से व्हीट ब्रेन, राइस ब्रेन पे 5% जीएसटी देना होगा। 1000 रुपये से कम रेंट वाले जो होटल हैं वहाँ पर 12% जीएसटी देना होगा। तो ये 5000 रुपीज़ से ज़्यादा के रूम रेंट वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिया गया है। आरबीआई से भी IRDA के जो सर्विसेज है वहाँ भी एग्जेम्पशन हटा दिया गया है। फिटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भी स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि कुछ दरें कम होंगी, मसलन जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया है। जो सीवेज ट्रीटेड वाटर है वहाँ पे जीएसटी हटा दिया गया है, जो कि इस वक्त 18% है। तो ये तमाम जो इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वहाँ पे 5% जीएसटी बैटरी के साथ हो या विदाउट बैटरी हो, इसको क्लैरिफाई करके 5% स्लैब में डाल दिया गया है। तो ये फैसले हुए हैं। साथ ही साथ जीएसटी में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए। एक और अहम फैसला जो कंपोजिशन स्कीम से संबंधित था, जिसमें MSMEs को काफ़ी से बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सेलर्स की तर्ज पर जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उन्हें भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। जिनका जो ओवरऑल टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उन्हें ऑनलाइन बेनिफिट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड मूवमेंट के ऊपर जो ई-वे बिल का प्रोविजन था उसको भी उस जीओएम की रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये तमाम फैसले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए। थैंक यू प्रकाश, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन को मंजूरी दे दी है, यानी अब ऑयल कंपनियां देश में उत्पादित क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ये फैसला इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स जो कंपनीज हैं, निर्णय के अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब E&P कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।